स्फेरिकल रिफ्रैक्शन को। चलो हेडिंग लगाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्शन एंड मिरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस एंड मिरर्स, ऐसे लिख लो, स्फेरिकल सरफेसेस एंड मिरर्स। स्फेरिकल सरफेसेस विथ मिरर्स। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल से बात करेंगे सीधा। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस है और इसके इस वाले एंड को हमने मिरर बना दिया, प्लेन मिरर बना दिया है। फिलहाल इस वाले सरफेस का रेडियस गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा हुआ है यहां से 30 सेंटीमीटर पे। यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट है, इधर ऑब्जर्वर है बच्चों, ये ऑब्जर्वर की आंखें, और इसका लेंथ ले लो कुछ 100 सेंटीमीटर और इसका n का वैल्यू ले लो 1.5। बाकी जगह हवा है। हाँ चलिए फाइनल इमेज बताना है इसको। फाइनल इमेज कहां पे दिखाई देगा? फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। पहले इसको ड्रॉ करो। अच्छा, लास्ट क्लास वाला फॉर्मूला तो याद होगा बच्चों, क्या होता था? n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। n2 कौन सा मीडियम होता था? जिसमें रे जा रही है। तो चलो सबसे पहले बताओ, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले यहां से जो रे निकलेगा वो इस वाले सरफेस पे जाएगा, यानी कि स्फेरिकल सरफेस के पास। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, इसकी बात करते हैं बच्चों। सबकी निगाहें बोर्ड पे। तो बताओ इसके लिए n2 कितना हो गया? 1.5। एयर से जा रहा है, n1 हो गया 1। r का वैल्यू बताओ, +10 या -10? गलती मत करना साइन में। +10, बहुत बढ़िया। चलिए, और u का वैल्यू बताओ, u। अच्छा, ये वाला स्टैंडर्ड है क्या, जिसको बार बार हम लेके आते थे? हाँ जी, कितना आता था यहां से v का वैल्यू, याद करो। चलिए, इतना याद है तो बहुत बढ़िया। जो लोग आज नया नया ज्वाइन किए हो उनको समझ में नहीं आएगा तो टेंशन मत लेना। तो पता लग गया कि 90 + 90 आने का मतलब यहां से 90 सेंटीमीटर, यानी कि इधर कहीं पहला इमेज बना बच्चों आफ्टर रिफ्रैक्शन। दिस इज I1। अब इसके बाद क्या होगा? आगे है मिरर। आगे कौन है? मिरर। अच्छा, तो मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा बच्चों कितने डिस्टेंस पे? अगर ये 90 हो गया, टोटल 100 था, तो क्या ये 10 होता? तो क्या मिरर इसका इमेज कहां बनाता? 10 सेंटीमीटर अंदर, मतलब मिरर के अंदर। तो यहां पे बन जाता बच्चों दूसरा इमेज, I2। कैसे बनता? यहां से एक रे निकलता ऐसे, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाता और ऐसा लगता जैसे यहां कहीं से आ रहा है, वर्चुअल इमेज बन जाता। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कितना बनता? I2 का वैल्यू जो बनता 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। अभी कहानी खत्म हो गया क्या? ऑब्जर्वर तो इधर है, तो उसको तो ये रे यहां से निकाल के लेके आना है। तो क्या एक बार और स्फेरिकल रिफ्लेक्शन लगेगा, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन? तो अब आता है कहानी सेकेंड रिफ्रैक्शन का बच्चों। सेकेंड रिफ्रैक्शन दूसरी बार क्या हुआ, आप ध्यान दें। कहां पे समझ में नहीं आया बच्चे? पहला वाला पार्ट क्लियर, +90 क्लियर। यहां पे इमेज बना 90 पे, यहां से 90 पे। अब इसके सामने मिरर था, तो क्या 10 पे ऑब्जेक्ट है तो 10 पे इमेज बन जाता? ठीक है, ये रे यहां से जाता और ये क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता। ऑब्जर्वर तो यहां है ना, ऑब्जर्वर के पास ये रे पहुंचेगा तभी तो दिखाई देगा, समझ रहे हो? तो अभी ये रे जब यहां से बाहर निकलेगा तो क्या इसका एक बार और रिफ्रैक्शन नहीं होगा?
तो अभी ये रे कहां से आ रहा है, ये तो इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, I2। कौन करेगा, I2। अरे समझ में आ रहा है अभी। तो इस वाले सरफेस के लिए अब फिर से लगा रहे हैं दोबारा रिफ्रैक्शन। तो बताओ जरा, इस वाले सरफेस में इधर से रे आ रहा है, U का वैल्यू कितना, सोच के बोलो, U का वैल्यू कितना, -110। बहुत बढ़िया। R का वैल्यू कितना है, इस वाले सरफेस का R 10 था, बताओ +10 या -10। रे इधर से आ रहा है बच्चों, इस बार रे इधर से आ रहा है, -10। बहुत बढ़िया। N2 का वैल्यू कितना, रे जाएगा किसमें, एयर में, तो 1। N1 कितना, रे आ किसमें से रहा है, इस मीडियम से, 1.5। क्या हम V निकाल सकते हैं, चलो निकालते हैं। N2/V यानी कि 1/V माइनस N1/U, 1.5 डिवाइडेड बाई U का वैल्यू -110 इक्वल टू N2 माइनस N1, 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई -10। चलो कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, शुरू हो जाओ। तो एक बार रिफल जहां पे रे जा रहा है, ये बहुत पुरानी बात है बच्चे, पीछे वाला बोला था हमेशा रिवाइज करके आया करो क्लास में, इसलिए दिक्कत होता है। एयर में कहां है बच्चे I2, मिरर के पीछे इमेज बनता है कि मिरर के अंदर बनता है, अंदर बनता है, तो इसके अंदर है ये, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो चलो फाइनल आंसर बताओ, बी का फाइनल वैल्यू इसको कहां दिखाई देगा, $27.5। बहुत बढ़िया। तो यहां से V का वैल्यू आ जाता बच्चों, प्लस में आ रहा है ना, +27.5 सेंटीमीटर। प्लस आने का मतलब रे की डायरेक्शन में, यानी कि यहां से 27.5, देखो ये 30 था इधर कहीं, दिस इज फाइनल इमेज IF, ये दिस इज 27.5। क्या मेरी बात समझ में आई। ऐसा सवाल हमने वहां भी किया था, याद करो, प्लेन रिफ्रैक्शन में हम पूछते थे कि ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालो, याद आ रहा है। तो सवाल यह भी हो सकता था कि ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच का डिस्टेंस तो कितना हो जाता, 30 माइनस 27.5 कितना, 2.5 आंसर हो जाता। तो कंफ्यूज ना हो, ये वही पुरानी बातें हैं, बस कॉन्सेप्ट बदल गया, वहां प्लेन सरफेस होता था, यहां स्फेरिकल सरफेस है, कहानी वही चल रहा है आज भी। प्लेन मिरर लगाया है, मन करेगा तो इसमें कैसा कनकेव मिरर लगा देंगे, कन्वेक्स लगा देंगे, कर सकते हो। चलो पहले इसको नोट करो, फिर एक और लेता हूं मैं, मिरर बदलता हूं। यानी तबीयत थोड़ा ठीक ही नहीं है यार, खराब ही है, लेकिन चलो कितना क्लास कैंसिल करेंगे। यानी कि ये फाइनली रे यहां से रिफ्रैक्शन के बाद यहां दिखाई देगी इसको, दिस इज फाइनल इमेज। रे डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। बोलो मिटाऊं क्या, कल एग्जाम दिया था, कैसा हुआ। कितना नंबर का बनाया, मैथ में कितना गया, अच्छा क्या लगता है कितना नंबर। हाँ यही होता है, एग्जाम देने के बाद ये समझ में आता है कि काश थोड़ा पढ़ लेता। क्वेश्चन देख के लग रहा था ना जाना पहचाना। यही होता है एग्जाम में बच्चे, लगता है अरे यार इसको कहीं तो देखा था, कहीं तो देखा था। एनआईटी के लिए फिलहाल तो बच्चे 100 के ऊपर तो चाहिए ही चाहिए, 120 125 ऐसा कुछ।
SC ST के लिए तो कम चाहिए बच्चे, 70-80 नंबर में हो जाएगा। तुम SC है क्या? अरे तब तो मौका है बे तेरे पास, अगर सही कर दिया होगा तो। चलिए जी, कुछ ऐसा लिया, इधर ले लिया मैंने कनकेव मिरर इस बार, ठीक है। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का, इस कनकेव मिरर का। मटेरियल वही 1.5, निगाहें बोर्ड पे। इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहां से 30 सेंटीमीटर पे रख दिया। इधर है ऑब्जर्वर। और कुछ देना होता है क्या? 120 सेंटीमीटर ये ले लो। चलो कहानी वही, करके दिखाओ इस बार। यहां 10 सेंटीमीटर है बच्चे, और इसका फोकल लेंथ मिरर का 20 सेंटीमीटर है। कनकेव मिरर लिया है इस बार प्लेन की जगह। बिना मेरे हेल्प के बना के दिखा दो, चलो। और बना सकते हो, बिल्कुल टाइम दूंगा। तब तक मैं चना खा लेता हूं। क्या पहला वाला सेम रहेगा? बोलते नहीं। अच्छा अच्छा, मैं चना खाऊं। अरे किसका माइक आवाज कर रहा है इतना? बंद कर लो यार, कान में गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है। आंसर आए तब बोलना सीधा। बोलते नहीं हो तुम लोग। अब टाइम देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि दिन भर ले लोगे। तो ये वो सवाल हैं जिसमें सब कुछ यूज होता है, मिरर से लेके रिफ्रैक्शन से लेके एवरीथिंग। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मेडिकल में मिरर विरर नहीं लगाएगा, मेडिकल में नॉर्मल जो लास्ट क्लास में कराया था वैसा आता है, बट IIT में आता है।
नरक मचा दिए तुम लोग, नरक। अरे विद्वानों, 5 मिनट, 5 मिनट, पागल हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश, फाइनली। चलो पहला तो 90 था भाई, बहुत बढ़िया बच्चे, जिनका आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आया कोई बात नहीं, बोर्ड पे ध्यान देखो, ये कहानी तो सेम है। पहला जो इमेज बना 90 पे बना, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद सामने है मिरर, इसके लिए u का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये अभी। 30। चलिए फॉर मिरर क्या u का वैल्यू -30, रे इधर से जा रहा है। फोकल लेंथ +20 या -20, -20। क्या होता था भी का भी क्या होता था, uf बाई, तो -30 इंटू -20 डिवाइड बाई -30 माइनस माइनस +20, कितना आ रहा है भी बता दो, -60। कितना आ रहा है, -60। -60 का मतलब इमेज बना इधर ही अपोजिट डायरेक्शन में 60 सेंटीमीटर पे, इधर कहीं। रे डायग्राम नहीं बना रहा हूं, समझ जाओ बस। दिस इज I2, यहां से 60 पे, तो अगर ये 60, तो बताओ अब यहां से फिर से अगेन रिफ्रैक्शन दूसरा वाला, उसके लिए u का वैल्यू, मतलब ये डिस्टेंस कितना बचा, तो टोटल 120 था, तो इधर से 60 तो इधर से भी 60। चलिए अब आते हैं सेकेंड रिफ्रैक्शन के पास। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए चलिए, यहां से रे चलेगा इस वाले में इधर, तो चलो n2 का वैल्यू 1, n1 का वैल्यू 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर r +10 या -10 बच्चों, -10 लगाओ, और u का वैल्यू कितना, -60। चलिए n2 बाई v यानी कि 1 बाई v -1.5 डिवाइडेड बाई -60 इक्वल टू n2 माइनस n1 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई -10। क्या तुमने भी यही लिखा था, तो क्या यहां से v का वैल्यू जो आया वो 40 सेंटीमीटर आया बच्चों, और +40 आने का मतलब यहां से 40 सेंटीमीटर, यानी कि यहां कहीं। दिस इज फाइनल इमेज IF 40 पे। क्या मेरी बात क्लियर है, और अगर ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछता तो कितना हो जाता, 10 सेंटीमीटर। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोगों को समझ में आ चुका है ये कॉन्सेप्ट। लिखो इसको, मेरे दिल में। एक IIT का पूछा हुआ सवाल है, चलो कराई देता हूं। ऑटो कोलिमेशन याद है, ऑटो कोलिमेशन क्या होता था ऑटो कोलिमेशन में, पढ़ के आए हो तुम लोग, नहीं? चलो समझदार हो गए हो तुम लोग। मिटा दूं इधर, सबका हो गया लिखना। चलिए, तो ये सवाल IIT ने पूछा था। क्या पूछा था देखो, उसने बोला कि ऐसा ही स्ट्रक्चर जैसा बनाया था लास्ट,
इधर मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर, इस वाले सरफेस का है 10 सेंटीमीटर, n का वैल्यू 1.5 है, और ऑब्जेक्ट यहां से बोला कि यहां से ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो है मान लो x पे रखा है, तो आपको ये x फाइंड करना है सच दैट ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज कोइंसाइड्स विथ ईच अदर। चलो डायग्राम बनाओ और सवाल लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज coincides with each other. Object and final image coincides with each other. और ये डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों कितना, 110। ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज coincides with each other। लिख लिए, इसी को ऑटो कोलिमेशन बोलते हैं। देखो बच्चों, सबकी निगाहें बोर्ड पे। मान लो यहां से रे चला, रिफ्रेक्ट होके कहीं इसने इमेज बनाया, कहीं तो बनाएगा I1। अब ख्याल इस बात का रखना है कि अगर ये रे अपने आप को रिपीट करना चाहता है तो ये जो I1 है ये इस मिरर के कहां पे होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पे होना चाहिए, अरे बोलते नहीं बात तुम लोग। ये सेंटर पे होगा, सेंटर पे होगा तभी तो रे जाएगा और लौट के वापस आ जाएगा इसके पास। सेंटर पे रखा है तभी तो इमेज सेंटर पे बनेगा, और इसका सेंटर है कहां पे, मिरर का। मत बोलो। क्या 20 सेंटीमीटर पे है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर इस रिफ्रैक्शन के बाद पहला इमेज अगर यहां से 20 सेंटीमीटर पे बन गया तो रे अपने आप को रिटर्न मार के वापस से यही पहुंच जाएगा और इसका इमेज यहां बन जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर ये 20 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, व्हाट इज दिस, 90। तो बस खत्म हो गया बच्चों सवाल। कैसे खत्म हो गया सर, हमें पता लग गया कि ऑब्जेक्ट x पे रखना है, उसका इमेज 90 पे बनना चाहिए। तो इस वाले सरफेस पे लगा दो फर्स्ट रिफ्रैक्शन, देखते जाना। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए बताओ, हाँ n2 का वैल्यू कितना है, n2 1.5, n1 कितना 1, r कितना +10, हाँ u कितना x रहने दो, प्लस माइनस वो अपने आप देखते हैं, आना चाहिए। v कितना, v +90। अपने को x निकालना है। देखना n2 बाई v तो 1.5/90 माइनस n1 बाई u 1/x इक्वल टू n2 माइनस n1 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई +10। जरा चेक करते हैं, 1/x को उधर भेजा, इसको इधर लाया, तो ये एक पॉइंट उड़ा नीचे आ गया 100, यानी कि 15/900। ये इधर से आया माइनस 1.5 माइनस 1 हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 1/x। ये पॉइंट उड़ा तो नीचे 100 हो गया। 100 900 का एलसीएम 900 बच्चों, है कि नहीं। तो यहां पे आ जाता 15 माइनस ये 100 से जाता 9, तो 9 इंटू 545, ठीक, इक्वल टू 1/x। तो जरा बताओ x कितना आया, 900 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 45 कितना, क्या -30, तो क्या -30 आ गया। x का वैल्यू देखो अपने आप निकल के आ गया -30 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना चाहिए था, यहां से 30 सेंटीमीटर पे। पहला आंसर, क्योंकि आईआईटी का सवाल था बच्चे तो मल्टीपल चॉइस था, तो इसका एक और आंसर है। चलो सोच के बताओ। एक तो पता लग गया कि चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रखें तो इमेज वहीं बन गया। और बताओ ये इमेज ऐसा कहां पे बनाऊं कि वापस से फाइनल इमेज यहां बन जाए, सोच के बताओ। और एक केस पॉसिबल है बच्चों, मैं बोल रहा हूं पॉसिबल है।
मिरर में और कहां का इमेज वही बनता है? एक तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो तो वही बन जाएगा, और मिरर में ऐसा कब होता है? अरे गधो, पोल। ये देखो यहां ऑब्जेक्ट है। अब सोचो यहां से रे गया और इसका इमेज अगर मैं पोल पे बना दूं, हमने क्या पढ़ा है कि पोल वाले का इमेज पोल पे ही बनेगा, पढ़ा है ना? या फिर ऐसे भी सोचो कि पोल पे जो रे जाता है क्या उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है? ओहो, अरे तो ये केस भी तो हो गया। अगर इसका इमेज पहले रिफ्लेक्शन के बाद इमेज अगर पोल पे बन जाए तो वापस से रे उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके यहां नहीं पहुंच जाएगा? पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? तो एक केस और पॉसिबल है बच्चे, ये एक्स निकालना तब जब पहला इमेज जो है वो पोल पे बन रहा हो। इमेज पोल पे बनने का मतलब यहां से 110 सेंटीमीटर पे, यानी कि इसके रिफ्रैक्शन के लिए देखो n2 हो गया 1.5 बाई v का वैल्यू हो गया बच्चों इस बार प्लस 110 माइनस n1 हो गया 1 डिवाइड बाई u का वैल्यू x इक्वल टू n2 माइनस n1 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई r, कितना होगा r प्लस 10। यहां से x निकालो तो कितना आ रहा है? चलो दिस इज सेकेंड केस। तो आईआईटी ने दोनों दिया था, जो लोग पहला बना के खुश हो गए उनका भी गलती हो गया। क्या हो गया भाई, कोरोना होके ही रहने का क्या मुझे? इसका इमेज पहली बार में यहां बनाया 90 पे, और इस बार मैं चाह रहा हूं इसका इमेज यहां बन जाए पोल पे, मिरर के पोल पे। मिरर के पोल पे अगर इमेज बनेगा तो यही तो होगा b का वैल्यू, नहीं होगा क्या? लिख लेना वहां साइड में, आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन इमेज इज फॉर्म्ड एट पोल ऑफ मिरर, और यहां पे आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ द मिरर। तो दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं फॉर ऑटोकोलिमेशन। कितना आ रहा है x, किसी का आया क्या? बहुत बढ़िया। तो दो पोजीशन पॉसिबल हैं ऑब्जेक्ट का, एक 30 सेंटीमीटर और एक माइनस 27.5, मतलब 27.5। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? आगे बढ़ा जाए? मेडिकल वालों कोई परेशानी है? डॉक्टर साहब लोग बोलते रहना, तुम लोग के लिए मुझे ज्यादा टेंशन है। चलिए, तो ये कहानी था रिफ्रैक्शन का। अब हम बढ़ेंगे आगे बच्चों अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्या? क्या नाम है? एक ही तो बचा है अब दुनिया में। लेंस। कुछ नहीं है, कर्व सरफेस हमने पढ़ लिया, दो कर्व सरफेस मिला देंगे तो लेंस बन जाएगा। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन जो हम पढ़ रहे हैं,
दो स्फेरिकल सरफेस को एक साथ ले आएंगे, इसको और इसको लाके मिला दूं, लेंस बन गया। चलिए जी, अच्छा लेंस कौन कौन सा वेराइटी का होता है देखा है क्या तुमने? एक ऐसा होता है, इसको क्या बोलते हैं? कनकेव या कन्वेक्स? कन्वेक्स। देखो इसमें दो सरफेस होता है बच्चे, दो कर्व सरफेस यूज करते हैं। अगर इसका रेडियस R1 हो जाए, इसका रेडियस R2 हो, दोनों का अगर अलग अलग हो, तो इसका नाम होता है बच्चे बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही सरफेस का रेडियस बराबर हो, इसका R हो और इसका भी R हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इक्वी कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? इक्वी कॉन्वेक्स। ऐसा हो सकता है कि एक सरफेस को प्लेन ले ले, वो ऐसे प्लेन सरफेस ले ले, और दूसरा कर्व ले ले, ठीक है? इसका रेडियस कुछ R हो और इसका रेडियस इंफिनिटी हो जाए, दिस इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स। और ऐसा हो सकता है दोनों कर्व हो लेकिन स्टाइल से, चांद के जैसा, ऐसा, समझ रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्सो कॉन्वेक्स। कनकेवो कॉन्वेक्स ना, कनकेवो, हाँ बड़े नाम है इसके टेढ़े टेढ़े। कनकेवो कॉन्वेक्स। तो ये कन्वेक्स, हाँ इससे बढ़िया चांद ही रख देता। चलिए ये हो गया कन्वेक्स का कहानी। अब इसमें क्या होता है? बीच में मोटा होता है, किनारे किनारे पतला होता है, दिख रहा है? बीच में मोटा होता है और ऊपर नीचे पतला होता है। एक और लेंस आता है ऐसा वाला, जिसमें बीच में पतला होता है और ऊपर मोटा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस। अब इसमें अगर रेडियस दोनों का अलग अलग, ये R1 ये R2, तो इसको बोलते हैं बाई कॉन्केव। अगर दोनों का रेडियस बराबर, ये भी R ये भी R, इसको बोलते हैं इक्वी कॉन्केव। इक्वी कॉन्केव। एक को अगर प्लेन ले ले, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्केव। और अगर कैसा ले ले, दोनों को एक ही साइड, ऐसा, इसको बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव। तो इतने वैरायटी के लेंस आपको दिखने के लिए मिलेंगे। ज्यादातर तो हम लोग यही सब यूज करेंगे, मैक्सिमम ये तीनों। आ कोई भी सकता है, हाँ कनकेवो कन्वेक्स। तो ये सारे इनके नाम हैं। सबसे पहले तो आप नाम ही लिख लो। कोई इसको कन्वर्जिंग लेंस बोले ना, देखो ऐसा भी होता है, इसका काम होता है कन्वर्ज करना, इसका काम होता है डाइवर्ज करना, बट अंडर सम कंडीशंस उसका जो होना जरूरी है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग और इसको डाइवर्जिंग नहीं बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यह हर बार कन्वर्ज करेगा और कोई जरूरी नहीं है कि यह हर बार डाइवर्ज करेगा। देखेंगे हम लोग एग्जांपल्स इसके। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग अगर कोई बोलता है तो वो कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जनरली दिस इज कन्वर्जिंग लेंस एंड जनरली दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। जब हवा में रख देते हैं तो देखेंगे धीरे धीरे। बना लिया? बना लिया क्या? चलो डेफिनेशन लिखा देता हूं, लिख लो। और ये सब हमको थीन पढ़ना है बच्चे, ख्याल रहे, सब थीन लेंस के बारे में पढ़ना है। अ थीन लेंस लिखो, जैसे बोल रहा हूं वैसे लिख लो।
A thin lens is a transparent material. A thin lens is a transparent material bounded by two surfaces. A thin lens is a transparent material bounded by two surfaces. Two surfaces, at least one of which should be spherical. Bounded by two surfaces, at least one of which should be spherical. Should be spherical and refractive index of the material should be different from surroundings. Refractive index of the material should be different from the surroundings. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से अलग होना चाहिए। अब इसमें खास बातें क्या क्या है, देखो इसमें खास बात क्या है, कुछ खास बात नहीं है। इसके दो सरफेस होते हैं तो दोनों के अलग अलग रेडियस हो सकते हैं। R1 R2 किसको बोलते हैं? अगर यहां से रे आ रहा है, ठीक है, तो रे सबसे पहले जिस सरफेस पे आके टकराता है उसके रेडियस को हम लोग R1 नाम देते हैं, ठीक है, और बाकी जो बच गया दूसरे वाले को R2 बोलते हैं। पहली बात तो ये, मैं सब कुछ लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। दूसरा है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है ना, दिस इज ऑप्टिकल एक्सिस, यानी कि यहां से अगर कोई रे पास करता है तो वो सीधा ही चला जाता है, अनडेविएटेड चला जाएगा। कोई भी रे अगर यहां से पास करेगा तो वो अनडेविएटेड चला जाएगा, उसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं होगा। अगली बात, ये जो पॉइंट है जहां से पास होता है, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। और कुछ बातें नहीं, धीरे धीरे बताता रहूंगा। लिखो अगले में, ऐसे लाइन चेंज करके पॉइंट वाइज लिखते जाओ, उसी में जहां पे लिख रहे हो लिखो। इट हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, बना लो। तुम्हें दिल लगी, कल 5 सितंबर है बे, ऑनलाइन टीचर्स डे मनाओगे क्या? पता नहीं, तुम लोग गिफ्ट विफ्ट नहीं देते हो क्या टीचर वीचर को? व्हाट्सएप में फोटो भेज दोगे, व्हाट्सएप में फोटो भेज दोगे ना? ठीक है, मैं डाउनलोड कर लूंगा। चलो लिखो, इट हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। इट हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। अगले पॉइंट में लिखो, lenses which are thin in the middle and thick at the ends. Lenses which are thin पतला at the middle and thick at the ends. Thick at the ends are called concave lens. Thin at middle and thick at ends are called concave lens, and lenses which are thick in middle and thin at ends, lenses which are thick in middle and thin at the ends
are called convex lens. Convex lens. लिख लिए? लाइन चेंज करके लिखो. A point through which any ray passes undeviated is known as optical center. A point through which any ray passes undeviated. A point through which any ray passes undeviated is called optical center. Optical center. अच्छा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों, तो क्या फोकस भी दो होगा इनका? अब उसमें से देखो, एक होता है फर्स्ट फोकस, एक होता है सेकंड फोकस. हम जानते हैं कि अगर रे इंफिनिटी से आए तो वो कहां पे जाके मिलता है? फोकस पे मिलता है. इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट फोकस. कैसा फोकस? फर्स्ट फोकस. ऐसा भी हो सकता है कि रे को अगर हम ऐसे किसी पॉइंट पे रख दें, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे किसी पॉइंट पे रख दें जहां से रे आफ्टर रिफ्रैक्शन या आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाए, ऐसा इंफिनिटी पे जाके मिले, तो इसको बोलते हैं बच्चों सेकंड फोकस. कैसा फोकस? सेकंड फोकस. कनकेव लेंस में क्या होता है? कहानी उल्टा होता है. ये देखो, ये क्या कर रहा है? ये रे आया, कन्वर्ज किया. रे आया, कन्वर्ज कर दिया किसने? किसी पॉइंट पे. अगर यही कनकेव लेंस होता, मान लो इधर से ऐसे कहीं रे आता, तो ये क्या करता है? इसका प्रॉपर्टी जो होता है, अगर बाहर एयर हो तब की बात कर रहा हूं, उल्टा भी हो सकता है, ये डाइवर्ज कर देता है रेज को, ऐसे कहीं भेज देगा बाहर. और जब इनको पीछे की तरफ मिलाओगे तो ऐसा लगता है जैसे कि यहां से आ रहा है. दिस इज फोकस एंड दिस इज फर्स्ट फोकस. फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस के बारे में और डिस्कस करूंगा. जस्ट अभी इंफॉर्मेशन के लिए डायग्राम बना लो. पहले मुझे लेंस का फॉर्मूला डिराइव कर देने दो, उसके बाद जिंदगी आसान हो जाएगा. लेंस फॉर्मूला पता होगा तुमको, क्या होता है? तुम लोग को सब पता ही है बे, मैं पढ़ा क्यों रहा हूं पता नहीं. लेंस मेकर्स फॉर्मूला. बना लिए उसको? हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे. चलिए आइए फॉर्मूला डिराइव करते हैं भाई. ये अपना रहा लेंस. मान लो कि इस सरफेस का रेडियस r1, इस सरफेस का रेडियस r2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. बाहरी दुनिया में है हवा, यहां भी हवा, यहां भी हवा. यहां पे रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट O. तो इस बार वही स्फेरिकल रिफ्रैक्शन लगाना है हमको, 2 बार लगाना है. 2 सरफेस है तो 2 बार लगा देंगे. सबसे पहले देखो फर्स्ट सरफेस, ये वाले सरफेस के लिए यहां से रे चला, ऐसे कहीं चला होगा. चलिए आइए शुरू करते हैं. मान लो इसके कारण इमेज V पे बन रहा है. ऑब्जेक्ट यहां से U पे है और यहां से कहीं इमेज बनता. अगर ये वाला सरफेस नहीं होता तो लेट अस एज्यूम यहां कहीं इमेज बन जाता है. इसको V1 बोल देता हूं, V1. ठीक है. अब चलिए फर्स्ट रिफ्रैक्शन बोलिए. अरे बोलिए, N2 का वैल्यू कितना? म्यू. N1 कितना? 1. रेडियस ऑफ कर्वेचर R1. ठीक है. चलिए लगा रहा हूं, ध्यान दें. अरे ध्यान दे रहे हो क्या? N2 बाई V यानी कि म्यू बाई, इसको V1 बोल दिया है मैंने, माइनस N1 बाई U इक्वल टू N2 माइनस N1 म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई R1. इक्वेशन नंबर 1.
ठीक, मान लो जो फाइनल इमेज बना आफ्टर सेकेंड रिफ्रैक्शन भी पे कहीं बना, मुझे नहीं पता कहां बना, लेट अस एज्यूम कि यहां कहीं बना भी पे सेकेंड इमेज। तो सेकेंड सरफेस के लिए यानी कि सेकेंड रिफ्रैक्शन, चलो बताओ n2 क्या 1 हो गया बाई v माइनस म्यू बाई, हाँ जी, u का वैल्यू क्या v1 हो जाता। अरे सेकेंड सरफेस के लिए यही काम करता जहां भी बनता, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं। तो v1 इक्वल टू n2 माइनस n1 यानी कि 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सेकेंड सरफेस का रेडियस r2, इक्वेशन नंबर 2। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं या ऐड कर दूं, ऐड कर दिया 1 प्लस 2 ऐड कर दूं तो कौन सही हो रहा है देख रहे हो, म्यू बाई v1 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई ब्यू, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। आरएचएस में क्या हुआ, म्यू माइनस 1 बाई r1 प्लस 1 माइनस म्यू बाई r2। एक काम करते हैं यहां से एक माइनस बाहर निकालते हैं, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू, और म्यू माइनस 1 दोनों का कॉमन ले लूं तो क्या अंदर 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 बचेगा बच्चों। वन बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये तब है जब हमने सराउंडिंग में एयर लिया है। इफ म्यू एस ये हो जाए अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू एल अगर मान लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, तो यही फॉर्मूला जो बनता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। चलिए एक और काम बच गया, फोकस डिफाइन करते हैं। फोकस के लिए अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दें, फोकस में हमने क्या पढ़ा, रेज जब इन्फिनिटी से आता है तो फोकस पे आके मिलता है, यही पढ़ा। यानी कि अगर u का वैल्यू माइनस इंफिनिटी ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए u का वैल्यू, ऑब्जेक्ट को रख दो इंफिनिटी पे, तो क्या v का वैल्यू f के बराबर हो जाना चाहिए था, फोकस के बराबर। तो अगर u के जगह इंफिनिटी रख दूं और v के जगह f रख दूं तो देखो ये फॉर्मूला बन जाता 1 बाई एफ, ये हो जाता माइनस 1 बाई माइनस इंफिनिटी इक्वल टू, इसको नहीं लिख रहा हूं यही लिख रहा हूं मैं, म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। हाँ जी, तो ये हो गया 0। तो 1 बाई एफ का वैल्यू कितना आ गया, तुमने लिखा तो होगा नहीं, लिखो पहले, नोट करो फटाफट। तुझ संग पैर लगाया ऐसा, तुम लोग अजीब नहीं लग रहा है ना, मैं ग्लास में चना खा रहा हूं। एक्चुअली हाथ काला पड़ जाता है पढ़ाते पढ़ाते, तो हाथ से खा नहीं सकते। हम्म 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 हम्म
वही वही वही। हाँ बच्चे, वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बच्चे, यहीं से तो आता है निकल के, ये उसका डेरिवेशन है। ये जीरो हो गया देखो, तो 1/f इक्वल टू कितना आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये तब जब सराउंडिंग एयर है। और एक फॉर्मूला आएगा 1/f इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, अगर सराउंडिंग में कोई और मीडियम है। तो अगर इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, 1/f के, तो फाइनल जो फॉर्मूला आता है दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसका वैल्यू रख दिया यहां पे। क्या क्या, अब जो भी होगा बच्चे वो निकलेगा, और क्या निकालेंगे अभी, रुक जाओ। तुमको ऐसा लगता है जीरो आ जाएगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। ऐसे है, ऐसे सोचो ना, एज एलियंस, ऐसा सवाल आता है दिमाग में, बिल्कुल सही बात है। तो अगर इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, तो क्या ये जीरो आ जाएगा, पहले बताओ, क्या जीरो आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। बोलो क्यों, अरे बोलो ना क्यों। अगर इसके लिए r पॉजिटिव होगा तो क्या इसके लिए r निगेटिव नहीं हो जाएगा? हा 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 हा। अभी सवाल करते हैं बच्चे इस पे, बहुत सारे सवाल। क्या 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 कमेंट मारा हुआ बीच में, मजा लेता है बीच बीच में तुम। टीचर का मजा लेना पाप है बेटा। कल देखा था फेसबुक में एक वीडियो, एक मैडम बहुत पीट रही थी 2 बच्चा को, ऑनलाइन गाली दे रहा था टीचर लोग को। देखा था क्या तुम लोग भी? यार डंडा लेके एकदम पूरा गुस्से में एकदम पीट रही है एकदम बाप बोल रहा है और मारो और मारो इसके नीचे कुछ बातें लिख लो, वही पुरानी बातें। कौन सी बातें सर कौन सी बातें सर, लिख लो। पुट ऑल द वैल्यूज विथ प्रॉपर साइन, लिखो इसके नीचे नोट डाल के। पहला पॉइंट, पुट ऑल द वैल्यूज विथ प्रॉपर साइन, पुट ऑल द वैल्यूज विथ प्रॉपर साइन। सेकेंड पॉइंट में लिखो R1 is the surface on which ray refracts first. R1 is the surface on which ray refracts first. यानी कि पहला रिफ्रैक्शन जिस पे हो उसको R1 लेना है, दूसरे वाले को R2 लेना है। R1 is the surface on which first refraction takes place, ऐसा भी लिख सकते हो। अगले पॉइंट में लिख लेना लेंस इज थीन, रेज आर पैरेक्सियल, एटसेट्रा एटसेट्रा, पुरानी बातें हम पहले से जानते हैं। थीन लेंस, पैरेक्सियल रेज। चलिए आपकी बारी भाई। एक लेंस दिया है और बाहर मीडियम है n=2 और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5। ये वाला सरफेस दिया है, मान लो कि वो बोलना चाह रहा है कि रे इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो इसको R1 माना है उसने। R1 का वैल्यू दिया है 20 और दूसरे वाले सरफेस R2 दिया हुआ है 10। फोकल लेंथ निकालना है। चलिए अब है सामने, इसे छू लूं जरा, चलो बताओ। ये रहा फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान से देख के बता दो R1 का वैल्यू कितना होगा बच्चों।
+20 या -20? +20। और R2 का वैल्यू कितना होगा? -10। रखते हैं उठा के। तो 1/f इक्वल टू μl 1.5 डिवाइडेड बाई μs सराउंडिंग 2 -1 इंटू 1/20 -1 बाई -10। तो 1/f इक्वल टू, ये देखो ये पॉइंट उड़ा, यहाँ 0 आया, 5 से गया 3, 5 से गया 4, 3/4 -1, तो 3 - 4 ये हो गया -1/4। ये हो गया 1/20 प्लस 1/10 कितना होता है बच्चों? एलसीएम हो जाएगा 20, और 1 + 2 3 आ जाएगा। तो 1/f का वैल्यू हो गया -3/80, यानी कि फोकल लेंथ आ गया -80/3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया? इधर या इधर? इधर या इधर? राइट या लेफ्ट? बोलो ना। लेफ्ट, यहां कहीं। इसका मतलब इसने रे को कन्वर्ज किया या डाइवर्ज किया? कन्वर्ज किया या डाइवर्ज किया? डाइवर्ज कर दिया। यही मैं बताना चाह रहा था कि दिस इज नॉट, कोई बोलेगा कि दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, गलत है बच्चे। कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग होना डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग। अगर यहां एयर होता ना तो पक्का फोकल लेंथ इधर निकल के आता। अभी मैं कराऊंगा अगला सवाल। अगर मीडियम सराउंडिंग जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा हो जाए तो ये लेंस जो है डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करने लग जाता है और इसका फोकल लेंथ नेगेटिव मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसको नोट करो और अगला तुम करके दिखाओ। फाइंड एफ। एयर लिया इस बार आसपास। किमान अरे शांत हो गए भाई, क्या हुआ? अरे पहले इस सरफेस पे गया है। कितना बोलो? बढ़िया। पहले तो ये बताओ R1 का वैल्यू +10 या -10? +10। R2 -20। तो लगाओ जरा। 1/f इक्वल टू म्यू -1, सराउंडिंग एयर है तो म्यू -1 इंटू 1/R1 -1 1/R2। म्यू हो गया 1.5 -1 इंटू 1/10 -1 बाई -20। तो देखें अगर तो ये हो गया 1.5 -1 0.5 यानी कि 1/2, और ये अगेन 1/10 प्लस 1/20
तो ये आ जाएगा 3/20। तो ऐसा लगता है जैसे 3/40 आ गया और फोकल लेंथ अपने को मिल गया +40/3। इसका मतलब पॉजिटिव आने का मतलब इस बार रे कन्वर्ज हो गया। दिस इज फोकस। तो इसका कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग होना डिपेंड करता है बाहर मीडियम कैसा है। मैं इस बात को लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। अच्छा, किसी के मन में कुछ सवाल आना चाहिए था कि क्या सर अगर रे को इधर से डालते, हाँ अरे पॉजिटिव आने का मतलब रे फोकस का मतलब क्या है? इंफिनिटी से जो भी रे आएगा वो फोकस पे आके मिलेगा, है ना। तो प्लस आया मतलब ये रे वास्तव में जाके इधर मिला होगा बच्चे। पिछले वाले सवाल में माइनस आया था, वो बोल रहा था कि फोकस इधर है। अब रे जाके इधर फोकस पे तो मिल नहीं सकता एक्चुअली, तो फोकस पे मिलता हुआ हमने फील कराया था उसको, तो उससे पता लगा कि वो डाइवर्ज हुआ। समझ रहे हो? अच्छा, किसी के मन में ऐसा सवाल आ रहा है क्या कि अगर रे को इधर से डालते इस वाले सरफेस से तो क्या फोकल लेंथ बदल जाता? इसी सवाल में कोई तुमसे पूछ ले कि अच्छा चलो देख लेते हैं, अगर ये R10 था, ये R20 था, सब कुछ सेम है, और रे मैंने बोला कि इधर से आ रहा है, तो क्या R1 का वैल्यू इस बार बच्चों +20 हो जाता? बोलो ना। और क्या R2 -10 हो जाता? तो जरा लगाओ तो 1/, क्या नहीं, ठीक तो है? सेम आएगा, देख लेते। म्यू -1 1.5 -1 इंटू 1/R1 -1/R2, क्या कोई फर्क पड़ेगा आंसर पे? लग रहा है तुमको? नहीं पड़ेगा। ओ भाई जल्दी जल्दी पढ़ लो, आखिरी समय आ गया मेरा। तो कुल मिला के बात ये बताना चाह रहा हूं मैं कि अगर डायरेक्शन ऑफ रेज को बदल दिया जाए, यानी कि सरफेस को इंटरचेंज कर दिया जाए, पहले ये सरफेस पहले वो सरफेस, उससे फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही निकल के आता है। हाँ वही बता रहा था बच्चे, देखो जब लेंस का कम था, अभी क्या है, बाहर रेयरर हो गया है ना, बाहर रेयरर मीडियम है। इसके पहले वाले सवाल में बाहर डेंसर था, यानी कि अगर लेंस से सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया तो यही लेंस डाइवर्जिंग बन जाएगा, लेकिन अगर लेंस से सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो यही लेंस कन्वर्जिंग जैसा बिहेव करेगा। समझे बात? ये हम अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, ये निकल के आ रहा है। लिख लो तुम नोट डाल के, भूल जाओगे कल को पक्का। नोट डालो और लिखो, इफ म्यू सराउंडिंग इज ग्रेटर देन म्यू एल, लिखो तो, इफ म्यू ग्रेटर देन म्यू एल, then convex lens shows diverging nature. Convex lens shows diverging nature, and if mu s is less than mu l, then it shows converging nature. कि संग तेरे पानियों सा बहता रहूं। चलो भाई, आपके लिए सवाल है। इधर से रे जा रहा है, इस वाले का रेडियस है 20 और इस वाले का रेडियस है 10, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। चलिए एफ निकालिए।
सराउंडिंग में कुछ नहीं लिखा तो एयर है बच्चे। एक काम करो, एयर मत लो, मजा नहीं आएगा। ये लो 2 ले लो सराउंडिंग में। अब करो। गलती मत करना, बिल्कुल भी गलती नहीं। फटी आ रहेगा। और कोई? R1 कितना बच्चे, +20 या -20? और R2? आंसर तो सही आना चाहिए फिर। 1/f इक्वल टू μl 1.5 डिवाइडेड बाई μs 2 -1 इंटू 1/r1 -20 -1/-10। ये गया 0 आया 3/4। 3/4 -1 होता है -1/4। ये हो गया -1/20, ये हो गया +1/10। -1/20 +1/10 कितना आएगा? एलसीएम तो 20 रहेगा। हाँ जी 1/20 आएगा क्या? तो -1/80 जैसा आ रहा है यार, यानी कि फोकल लेंथ तो -80 सेंटीमीटर आना चाहिए बच्चे। देख इसको छोड़ के सबका सही आया था। चलो ये वाला करके दिखाओ जल्दी से। ये है R इक्वल टू 20, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इधर से रे जा रहा है, मान लो बाहर एयर है। गलती मत करना। R2 कितना? R2 इन्फिनिटी। प्लेन सरफेस कभी दिख जाए तो उसका रेडियस इन्फिनिटी, तो ध्यान रहे कि R2 का वैल्यू इन्फिनिटी है। चलो आंसर बता दो जल्दी से सब लोग। -40। सबका यही आ रहा है क्या? -40 पक्का करने का जरूरत तो नहीं है। चलो 1/f इक्वल टू 1.5 -1 इंटू 1/r1। क्या R1 -20 -1/∞। यहां से f निकालोगे तो -40 आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास कब है बच्चे? मैथ वाले बताओ कितने बजे से क्लास है? ठीक चलो, पता नहीं बच्चे, इन्फॉर्म करेंगे ग्रुप में, देखते हैं जैसा होगा। ठीक है।